हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12 के एनसीईआरटी से नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बहुत ही इमेंस इंपॉर्टेंस का चैप्टर है, फैक्चुअल चैप्टर है और आपकी लाइफ से रिलेटेड इस तरह से है क्योंकि बीमारी तो भाई सभी को होती है और सभी के घर में बीमार कोई ना कोई ज़रूर पड़ता है। और जब आप बीमार पड़ें तो आपको इस तरह से ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। सिम्टम्स हैं तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जा करके अपनी जाँच करवा सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और सीधे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर को शुरू करेंगे। तो शुरुआत में बहुत पहले की बात है, जब ऐसे डिस्कवरीज नहीं हुई थी तो सब यही समझते थे, चाहे वो इंडिया का आयुर्वेदा हो या फिर यूनानी पद्धति हो, ये सभी यही समझती थी कि जो हेल्थ है वो किससे कंट्रोल होती है? ह्यूमर से कंट्रोल होती है। ह्यूमर्स मतलब, ह्यूमर एक शब्द है जिसका अर्थ होता है लिक्विड, फ्लूइड। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा आयुर्वेदा में बताया जाता है वात पित्त कफ। वात पित्त और कफ। ऐसे ही यूरोपियन संस्कृति जो थी उन्होंने बता रखा था कि हम गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दे रखी थी जिसके अकॉर्डिंग इस तरह की कुछ सोच थी, जिन पर्सन्स को ब्लैक, जो मतलब जिनका बाइल ब्लैक होगा वो कैसे होंगे? हॉट पर्सनालिटी के होंगे। भैया हॉट पर्सनालिटी का मतलब ऐसा नहीं कि वो अब जाके कल से अपनी इंस्टाग्राम बायो पे लिख दो कि आई एम अ ब्लैक बाइल पर्सन है, आई एम ब्लैक बाइल पर्सन। नहीं भैया, उसको गुस्सा जल्दी आएगा और वो कैसा होगा? उसको बुखार रहेगा। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे और ऐसा बुखार रहेगा। फिर धीरे से भैया क्या हुआ, जब साइंस ने बढ़ोतरी की और हमारे विलियम हार्वे साहब ने डिस्कवरी की किसकी? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की, तो इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया, एक तरफ से किनारे हटा के फेंक दिया। तो अब भैया आप भी तो कुछ बताएंगे कि हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? हेल्थ भैया, हेल्थ के बारे में इन्हें पता चला क्या कि जो माइंड है, माइंड मतलब हमारा ब्रेन, यहाँ पे एनसीईआरटी थोड़ा सा गड़बड़ लिख गई है लेकिन ब्रेन ही है जहाँ पर माइंड भी कुछ ऐसा कॉन्शियस सब है वहाँ पर ब्रेन में ही, तो कहीं हद तक सही भी है। माइंड क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है किसको? हेल्थ को, थ्रू न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल का मतलब समझ गए? न्यूरल कंट्रोल का मतलब है नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन, उससे। और केमिकल कंट्रोल हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है ना नर्वस सिस्टम में, वो ब्रेन में पाया जाता है। तो नर्वस सिस्टम से और केमिकल कंट्रोल से कैसे? मान लीजिए कि आपके शरीर में एकदम इस समय पानी की कमी हो गई, मान लीजिए GFR कम है, तो जेजी सेल से निकलने वाला रेनिन जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बढ़ा देगा, तो आपकी यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। तो जो रेनिन है वो केमिकल कंट्रोल कर रहा है। केमिकल कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि वो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो यहाँ पर हेल्प करके आपकी हेल्थ को या क्या कह सकते हैं, इम्यून सिस्टम को एक तरह से हेल्प करेगा कि वो आपको हेल्दी बनाए रखें। ठीक है, तो कहाँ से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है? न्यूरल कंट्रोल के थ्रू और केमिकल कंट्रोल के थ्रू आपका इम्यून सिस्टम वर्क करता है, जो क्या करता है? आपको डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डिसऑर्डर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। क्या डिसऑर्डर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो भैया डिसऑर्डर्स 3 टाइप के हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, आपके पेरेंटहुड में और उनके पापा में, आपके बाबा दादा परदादा, उनमें कोई डिसऑर्डर रहा हो, वो इनहेरिट होके आपके में आ गया तो उसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इन्फेक्शंस की बात करेंगे तो इन्फेक्शंस क्या होते हैं? कॉमन जो भी सर्दी जुकाम ये सब हैं, इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, ये इनसे बच के रहना चाहिए, उनको इन्फेक्शंस कहते हैं। और इसके अलावा एक होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आप आज की डेट में देख रहे होंगे कि आज ज़्यादातर बच्चे ऐसा खाने पीने में जंक फूड और ये फास्ट फूड जितना भी है इसको ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। रेगुलर सेडेंटरी लाइफ साइकिल है, ऐसी लाइफ साइकिल नहीं है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल इस तरह की नहीं है हम कि प्रॉपर वर्कआउट का टाइम मिल रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर इस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं जिसमें हमारे सारे बॉडी मसल्स इन्वॉल्व हो। तो इसलिए क्या होता है कि उस सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण कई सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया आपका या फिर डायबिटीज़ हो गया। तो उनकी बात कर रही है एनसीईआरटी। क्या
किस तरह के 3 तरह के डिसऑर्डर्स बताए, जेनेटिक डिसऑर्डर, डी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का एक बार रिवीजन मार लेते हैं फटाक से। देखिए क्या क्या बताया भैया, बैलेंस्ड ह्यूमर जो है उसी को हेल्दी माना गया था, कब, बहुत पहले, जब साइंस ने ये सब खोज नहीं की थी। फिर इसके बाद क्या बताया गया था उस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में कि जो ऐसा मानते थे कि जो ब्लैक बाइल के लोग हैं वो हॉट पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं और उन्हें फीवर रहता है। इसके बाद विलियम हार्वे साहब ने डिस्कवरी की किसकी, ब्लड सर्कुलेशन की, और इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया किसको, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस आई थी ये वात पित्त कफ वाली, इसको डिसअप्रूव कर दिया। लेकिन कुछ लोग अभी मानते हैं और भैया मानना भी चाहिए, या जो भी है कहीं हद तक तो सही ही है। इसके बाद बताया क्या, हेल्थ जो है इन्होंने, अब जब विलियम हार्वे आ गए इन्होंने क्या बताया कि जो इम्यून सिस्टम है वो किसके अंडर काम करता है, नर्वस सिस्टम और केमिकल कंट्रोल यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर काम करता है। तो इन दोनों के थ्रू इम्यून सिस्टम हमारा अच्छे से वर्क करता है, जिससे कि हम किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद डिसऑर्डर्स 3 टाइप के बताया गया, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसके बाद आगे बढ़े और बात की क्या, हमको अगर स्वस्थ रहना है तो हमको स्वस्थ रहने के लिए एक और प्यारी सी डेफिनेशन लिखी, क्या, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। याद रखना, हेल्थ क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब जब आप इमोशनल और बिहेवियरल को भी इसी में ऐड कर देते हैं तो वो शायद उसकी एक डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, वो आ जाती है। यहाँ पर क्या है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, किसके लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़े और बात किया कि हेल्दी रहने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे एक्सरसाइजेस करती रहनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि वेक्टर वाली जो डिजीज़ हैं, जैसे मलेरिया हो गया आपका, या डेंगू हो गया, या फिर चिकनगुनिया हो गया, तो इस तरह के चीज़ें जो हैं, इस तरह के चीज़ों के लिए आपको, इस तरह के डिजीज़ के लिए आपको क्या है कि आसपास पेयजल इकट्ठा ना हो, तो उन वेक्टर्स का ब्रीडिंग एरिया ख़त्म हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि हमें वो वाले डिजीज़ नहीं होंगे। उस तरह की मतलब एक सोसाइटी में मैच्योरिटी फैलानी पड़ेगी, उस तरह की जागरूकता फैलानी पड़ेगी जिससे कि हम बीमार ना हो। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो जो डिजीज़ है, अब देखिए ऊपर वाला मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एनसीईआरटी एक और बात लिखी थी, वो मैंने लिखी नहीं यहाँ पर शायद। तो जो डिजीज़ हैं ये भैया 2 टाइप की हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग भी, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। ये 2 टाइप की डिजीजेज होती हैं, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। अच्छा, ये भी पता है आपको इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, बहुत समझदार बच्चे हो। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, किसी भी कारण से फैलें, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलें। एग्जांपल देने की बात करें तो जैसे हमारा कॉमन कोल्ड ही हो गया, जुकाम बुखार, ठीक है। इसके अलावा कौन हो गए और डिजीज़ क्या हो गई, जैसे मान लीजिए कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस की बात करें तो कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एड्स हो गया भैया इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इंपॉर्टेंट बात है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नॉन इन्फेक्शियस में आपका कैंसर हो गया, डेथ हो जाती है ना। कैंसर एक इस तरह की बीमारी है जिसमें जो नॉन इन्फेक्शियस है और इसमें डेथ भी हो जाती है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। तो भैया बड़ी अच्छी सी बात एनसीईआरटी ने लिखी थी, क्या, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिन्थ्स एटसेट्रा। ठीक, तो इस तरह ये कुछ ऐसे पैथोजेंस बताए एनसीईआरटी ने जो डिजीज़ कॉज करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया और वायरस की डिजीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद कल प्रोटोजोन की डिजीज़ पढ़ेंगे और परसों फंजाई और हेलमिन्थ्स की डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले टाइफाइड की, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर
यूज़ करने से होती है बीमारी। पैथोजन समझ गए क्या होता है? ये इन्हीं को पैथोजेंस कहते हैं, जो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन ह्यूमंस इज कॉल्ड एज पैथोजन। ठीक है, बात करेंगे टाइफाइड की, तो टाइफाइड जो है ये एक साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरियम से होती है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम लिखा हुआ है। इसके बाद ये क्या है, हाँ देखो ध्यान से सुनना कि साल्मोनेला टाइफी जो है, अच्छा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू फूड एंटर करता है ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया एंटर करने के बाद कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू एंटर करता है, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद जब वहाँ पर इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर लेता है तो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर के ब्लड के थ्रू ये चला जाता है और दूसरे ऑर्गन्स को ख़राब करने माइग्रेट करता है, कहाँ? दूसरे ऑर्गन्स को ख़राब करता है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो देख लीजिए, सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, पेट दर्द होगा। इस सस्टेन्ड हाई फीवर लगातार वही 101 बुखार रहेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होगा। इसके अलावा हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। याद करने की कोशिश करिए हमारे साथ क्या क्या, सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हेडेक। ठीक है, सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट और हेडेक। और इसके अलावा एक और कौन सी रह गई थी? स्टमक पेन। ठीक, ये हो गई ये आपके 6 इसकी सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा जब बहुत ही सीवियर केस हो जाते हैं तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकती है। अच्छा, एक बहुत प्यारी सी यहाँ पर स्टोरी आती है, किसकी? मैरी मेलोन की, जिन्हें टाइफाइड मैरी के नाम से जान लिया गया था। ये भैया क्या था कि एक कुक थी, यूरोप में एक कुक थी, तो ये क्या करती थी, इन्हें टाइफाइड हो गई। अब ये क्या करती थी, अब इनके हाथ में कुछ गंदगी लगी रह जाती थी। अपना साफ़ सफाई करने के बाद ये जाती थी और कई जगह खाना बनाती थी। अब जहाँ जहाँ ये खाना बनाती थी उन्हीं हाथों से खाना बनाने के कारण उसमें कुछ बैक्टीरिया गिर जाते थे। अब बैक्टीरिया चूँकि गिर गए तो वहाँ पर हर घर में ये एज अ वेक्टर काम कर रही थी, किसके? टाइफाइड की। अच्छा, टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है? विडाल टेस्ट होता है, याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। इसके बाद बैक्टीरिया की एक और डिजीज़ पढ़ेंगे, निमोनिया। इसको दो बैक्टीरिया दिए हैं एनसीईआरटी में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दोनों जो है ये कॉज करते हैं मिलके निमोनिया। अच्छा, ये होता किससे? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। ये किससे होता है? एरोसोल इन्फेक्शन है। एरोसोल इन्फेक्शन, मान लीजिए कि किसी निमोनिया के पेशेंट ने छींक दिया तो उसके जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं आसपास, उसमें उसके स्नीज के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मिल गए और एरोसोल बना लिया। और उस एरोसोल को जिसने भी ऐसे इनहेल किया, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यदि इम्यून सिस्टम उसका परफॉर्म ना कर पाया अच्छे से और वो इनके इन्फेक्शन में इन्फेक्ट हो गया, इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो गया तो वो व्यक्ति निमोनिया का शिकार हो जाएगा। अच्छा, इन्फेक्ट ये करता है एल्वियोलाई को। अभी आगे हम लोग उसकी बात करेंगे, क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड की, तो वो जो है वो एल्वियोलाई को नहीं इफेक्ट करता, लंग्स पे कोई उसका असर नहीं होता। इसके बाद इसकी जो सिम्टम्स है वो 4 सिम्टम्स हैं, याद करेंगे क्या? फीवर, चिल्स, हेडेक और कफ। फीवर, चिल्स, हेडेक और कफ, उसके सिम्टम्स याद करेंगे। देखो, सस्टेन्ड हाई फीवर, फिर इसके बाद सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा, इसके बाद होगा स्टमक पेन होगा, इसके बाद आपको हेडेक होगा, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा और वीकनेस भी रहेगी। ठीक, ये 6 आपके डिसऑर्डर्स, 6 सिम्टम्स आपके इसके टाइफाइड के हैं और 4 सिम्टम्स इसके हैं। कौन कौन से? फीवर, चिल, चाड़ा देख के बुखार आएगा, फीवर होगा, चिल होगा, कफ होगी, खांसी आएगी आपको, इसके अलावा फीवर रहेगा और मतलब वीकनेस रहेगी, हेडेक भी रहेगा। इसके अलावा जब बहुत सीवियर केस हो जाएगा तो आपके लिप्स और जो फिंगर नेल्स हैं वो ग्रेइश टू ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। किस कलर के हो जाएंगे? ग्रे टू ब्लू। ठीक है, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अपना लेते रहिएगा। इसके बाद बात करेंगे कुछ और बैक्टीरियल डिजीज, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। डिसेंट्री जो है ये आपका सीजेला बेसिलस से होता है। प्लेग आपका होता है येरसीनिया पेस्टिस से। ये सभी बैक्टीरिया ही हैं।
डिप्थीरिया कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। ठीक है, सिजेला बैसिलस से आपका डिसेंट्री होगी, प्लेग होगा यर्सीनिया पेस्टिस से, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से डिप्थीरिया होगा। आगे बात करेंगे कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड चूंकि नाम ही इसका इतना कॉमन है कि आए दिन हम लोगों को ठंड है, अब ठंड के टाइम पे किसी को भी ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही रहा हो जिसको जुकाम बुखार ना हुआ हो। एक ग्रुप है वायरसेस का, राइनो वायरसेस, वो आपको कॉमन कोल्ड करते हैं। कॉमन कोल्ड जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस एलिमेंट है अमंग जो डिजीज़ हैं उनमें। मोस्ट इन्फेक्शियस, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है, आए दिन सबको हो ही जाती है। ये क्या करता है, नाक को प्रभावित करेगा, नेजल पैसेज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को प्रभावित करेगा, लेकिन लंग्स पे इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। तीनों के सिम्टम्स अभी आज ही याद करवा के जाऊंगा। क्या क्या है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक बंद रहेगी और डिस्चार्ज होगा किसका, नाक का, नाक बहेगी, लेके रुमाल घूमते फिरोगे ना, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। खांसी आएगी। इसके अलावा सोर थ्रोट, गला बैठा रहेगा, हेडेक, होर्सनेस। अच्छा, होर्सनेस का मतलब सर भारी रहेगा, सिर भारी रहेगा, शरीर भारी रहेगा। हेडेक, टायर्डनेस में बोले तो थकान रहेगी। क्या क्या है देखो, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, फिर इसके बाद सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, होर्सनेस और टायर्डनेस। ये छह इसके सिम्टम्स हैं। और कब कितनी देर लास्ट करता है, 3 to 7 डेज में ख़त्म हो जाता है अपने आप, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये हो गई कॉमन कोल्ड की बात, ये हो गई निमोनिया की बात, और ये हो गई टाइफाइड की बात। तीनों के सिम्टम्स आपको जल्दी से रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले टाइफाइड के सबसे पहला सिम्टम क्या है, सबसे पहला सिम्टम है कि फीवर कैसा, सस्टेन्ड फीवर, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपका फीवर लगातार बना ही रहेगा। ठीक, सबसे पहला क्या है, सस्टेन्ड फीवर। इसके बाद आपका वीकनेस रहेगी। वीकनेस के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन के अलावा आपका हेडेक होगा, आपका स्टमक पेन होगा, और इसके अलावा आपको इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ तो बहुत ही सीवियर केसेस में हो जाएगी, नहीं तो इसको हम क्योर कर लेते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी है एक। चलो जल्दी से याद करो। सबसे पहले सीवियर सस्टेन्ड फीवर, हमेशा फीवर बना ही रहेगा। इसके अलावा वीकनेस, सस्टेन्ड फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, हो गए 6। क्या क्या, सस्टेन्ड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, हेडेक, स्टमक पेन और कॉन्स्टिपेशन। ठीक, 6 हो गए। इसके बाद बात करेंगे निमोनिया की 4। जाड़ा दे के बुखार आएगा, फीवर, चिल, कफ और हेडेक। फीवर, चिल, कफ और हेडेक। फीवर, चिल, कफ और हेडेक। फीवर, चिल, कफ, हेडेक। इसको एक बार फिर से याद करो। चलो, सस्टेन्ड फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन के बाद जल्दी बताइए, नहीं आ रहा है कमेंट में लिख के बताइए। देखिए, सस्टेन्ड फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े और कॉमन कोल्ड के हम सिम्टम्स देखेंगे। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, होर्सनेस, इसके अलावा हेडेक, टायर्डनेस। ठीक, ये हो गए आपके 6 सिम्टम्स इसके, न्यूमोनिया के सिम्टम्स 4 और टाइफाइड के 6 सिम्टम्स। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फटाक से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, चटाक चट, कोई रुकना नहीं चाहिए, एकदम दबा के करो। जय श्री राम, राधे राधे।